नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वर्ण विचार, जिसमें हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। वर्ण विचार कहने का मतलब यह है, आप लोगों को पता होगा हिंदी भाषा में ना वर्ण क्या होता है। और वर्ण में से ना आप लोगों का स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को अलग अलग भागों में बांटा है। तो इसको ना हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे अलग अलग, क्योंकि आप लोगों का जो सीजी टेट एग्ज़ाम 2026 में ना, तो उसकी संपूर्ण तैयारी मैं ना इसी चैनल पर आप लोगों को कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोगों को ना किसी भी प्रकार से फीस पे करने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, सबसे पहले आप लोगों को ना सब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊँगा, और थ्योरी पढ़ाने के बाद ना लगभग 25 से 30 आप लोगों का MCQ कराऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को केवल इतना ही करना है, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा सारी चीज़ को ना थोड़े थोड़े पेन और कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो रहेंगे ना चीज़ें, उसको मैं बताऊंगा और आप लोग नोट बिल्कुल कीजिएगा, और थोड़े थोड़े नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना, चलिए हम लोग ना इसके थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ना आज हम लोग ना इस हिंदी को पढ़ेंगे, और उसके अलावा ना कुछ दिनों बाद में आप लोगों का जो पर्यावरण सब्जेक्ट है उसको भी स्टार्ट करूँगा। और उसके अलावा बाल विकास का जो है ना, जिसको शिक्षण अभिरुचि के नाम से भी जानते हैं, है ना, पेडागोजी वाला, तो वो मैं आप लोगों को ना अपना एक जो दूसरा चैनल है धीवर एकेडमी करके ना, तो उसमें चला रहा हूँ। नहीं देखे होंगे ना, तो जा करके यूट्यूब में ही सर्च मारिए धीवर एकेडमी करके ना, तो वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। और मैंने ऑलरेडी 4 क्लास आप लोगों का ले चुका हूँ वहाँ, ठीक है। सबसे सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसको भी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक उसको भी देख लीजिए। सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलाने वाला हूँ क्लास को, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप लोगों को पे वे करने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए ना, सबसे पहला हम लोग ना वर्ण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। वर्ण एक्चुअल में होता क्या है। व्यंजन व स्वर के संयुक्त रूप को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप जो होता है ना, उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़ो। ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहते हैं, जिसका और कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे आ, ई, क, च इत्यादि। अगर इसे सरल तरीके से थोड़ा सा समझाओ ना, तो ध्वनि का वह मूल रूप जिसे वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब मैं अ लिख दूं, ये बताओ आप लोग, ये अ लिख दिया तो इसका और कोई खंड या टुकड़ा हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता ना इसका किसी भी प्रकार से खंड या टुकड़ा। तो इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वनि का वह मूल रूप जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है, तो वो वर्ण कहलाता है। आप लोगों को ऐसे परिभाषा को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मतलब ध्वनि के जो लिखित रूप होते हैं ना, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ अ, तो मैं बोल रहा हूँ वो ध्वनि है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ अ करके ना, तो ये क्या होगा, लिखित रूप को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट को पढ़िए। वर्ण हमारी उच्चारित वाणी या भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण क्या है, तो वर्ण हमारी उच्चारित वाणी या भाषा की सबसे क्या है, सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को अक्षर कहते हैं। तो अक्षर किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आना। ध्यानपूर्वक ऐसे चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि पता है आप लोगों को डायरेक्टली कूट में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अक्षर किसे कहते हैं। इसी प्रकार की विशेषता आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण के समुदाय को अक्षर कहते हैं। ध्वनि के मेल मतलब कोई भी प्रकार की, अगर मैं लिख दूं, हाँ ठीक है, क्या लिख दे रहा हूँ मैं, अगर मैं कमल लिख दे रहा हूँ क्या, तो देखो ये ध्वनि है, ये ध्वनि है, और ये ध्वनि, अलग अलग ध्वनि के मेल से एक सार्थक जो शब्द बना है ना, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे अक्षर बोलेंगे। जैसे कमल हो गया, एक साथ पढ़े तो कमल से क्या याद आ रहा है, कमल फूल याद आ रहा है ना, तो ये एक सार्थक शब्द है। तो आप लोगों को अक्षर किसे कहते हैं समझ में आया ना, है ना। ये सारा के सारा जितने भी इसमें इसमें लाइनें हैं ना, सारे के सारे वर्ण की परिभाषा है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है इन सारी चीज़ों को। चलिए अब हम लोग ना वर्णमाला किसे कहते हैं ये पढ़ लेते हैं थोड़े से ध्यानपूर्वक। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फर्स्ट में ध्यान से पढ़ो। वर्ण के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला
वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ से लेकर की अंगूर तक की बोल लो, ठीक है, और उसके अलावा क से लेकर की ज्ञा तक की बोल लो, तो ये सार्थक पूरी जो समुदाय होगा उसे क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। दरअसल ये आहा तक की है, ठीक है, अंगूर तक की मत मानना। नेक्स्ट को पढ़िए, वर्णों के उच्चारित समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब वर्णों के जो उच्चारित जो समूह है ना उसको वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट को पढ़ो, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में पढ़ी लिखी जाती है, मतलब जो हिंदी भाषा है ना उसको देवनागरी लिपि में पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, हिंदी में कुल 52 वर्ण है। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो कुल 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। किसके आधार पर? तो उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, अलग से कुछ और नहीं पूछा जाएगा, इसी में से अंदर ही अंदर। और मैं जो जो नोट करने के बोलूँगा उसे भी आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला ना स्वर वर्ण के बारे में डिटेल पूरा पढ़ लेते हैं। और आज का क्लास जो हमारा रहेगा ना उसमें केवल स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जब भी मैं अब दूसरा क्लास कर लेकर आऊँगा ना तो उसमें आप लोगों को व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलिए स्वर वर्ण की परिभाषा को सबसे पहला पढ़ते हैं। मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट को पढ़ो, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है स्वर कहलाता है। स्वर लघुत्तम वाक् ध्वनि होता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा सरल तरीके से समझाऊंगा ना तो आप लोग ये समझ सकते हो कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो किसी की भी सहायता उसमें नहीं पड़ता, मतलब वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली जो वर्ण है ना तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा आप लोगों को याद रखना है। दूसरा को पढ़िए, महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो महर्षि पतंजलि ने स्वर वर्ण के बारे में क्या कहा है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वयं राजन्ते स्वरा अवंगत भवन्ति व्यंजनमति, अर्थात स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन उस पर आधारित है, ठीक है। तो ये परिभाषा को आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो कहीं पर कोटेशन टाइप से नोट करके रख लो, ऐसी परिभाषा किसका है बोल करके पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। स्वाश्रित वर्ण स्वयं पर आधारित होने के कारण, मतलब स्वाश्रित वर्ण जो होता है ना वो स्वयं पर आधारित है, किसी पर आधारित नहीं रहता, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहता। ये आप लोगों को याद रखना है इसकी प्रकृति के बारे में। उसके अलावा संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है, मतलब स्वर की टोटल कितने संख्या उसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को देखो, स्वर वर्ण जो है ना वो 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आ ई करके जो ए औ तक की जो है ना वो आप लोगों का 11 वर्ण होता है। आप लोग फिर बोलोगे कि सर इसमें तो टोटल 13 होता है, बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी इसमें जो जो अलग अलग जो डिफाइन किया है ना उसको आप लोग सबसे पहला पढ़ो, इसके वर्गीकरण को, ठीक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर टोटल अभी 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर कि कुल स्वर वर्ण बोला जाए, इसके शब्दों को ध्यान रखो, केवल अगर कि स्वर वर्ण बोला जाए ना तो 11 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं, लेकिन कुल स्वर वर्ण बोला जाए ना तो 13 प्रकार के होते हैं। आ से लेकर के आहा तक की पूरा 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीसरा को पढ़िए, हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या 13 है। लेखन के आधार पर कितना है? तो 13 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर कितना होता है? तो मूल स्वर 4 होता है। आ ई उ त्री, तो मूल स्वर कितना होता है हिंदी स्वर वर्ण में? तो 4 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग नोट करके रख लीजिए। पांचवा को पढ़िए, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद 2 प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन सा? तो ह्रास स्वर और दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उसके अलावा छठवा को पढ़ो, मौखिक स्वर। तो मौखिक स्वर कितने प्रकार के होंगे? तो मौखिक स्वर आप लोगों का 11 प्रकार के होंगे। आप लोगों का आ से लेकर की औरत तक की जो है ना वो आप लोगों का 11 प्रकार के मौखिक स्वर होंगे, ठीक है। उसके अलावा नोट करके दिया है, स्वरों के निश्चित चिन्ह को विराम कहते हैं। तो स्वरों के जो निश्चित चिन्ह होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे विराम कहते हैं। ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ना स्वर ध्वनि की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान से पढ़िए। सबसे फर्स्ट को, स्वर अक्षरित होते हैं, अर्थात स्वर के द्वारा अक्षरों का निर्माण होता है, मतलब स्वर के माध्यम से ही बाकी जितने भी प्रकार के अक्षर है ना उसका निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा को पढ़िए, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विहार से निकल जाती है। मतलब ये है कि स्वर वह ध्वनि है जो ना उच्चारण में, मतलब आप उसे जब बोलोगे ना तो आपके मुख विहार, मतलब आपके मुंह से ना किसी प्रकार की बाधा नहीं आता उसको बोलने में, ठीक है। तो वो आबाद गति से मुख विहार से बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहेंगे? तो स्वर ध्वनि कहेंगे, ठीक है। तीसरा को पढ़िए, स्वरों का उच्चारण देर तक किया जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म में आप उस स्वर का उच्चारण कर सकते हो। कैसे? तो आ
आ, ई ऐसे जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म तक किया जाता है, ये समझाना चाहता है जो लाइन लिखा है वो। ठीक है, चलिए चौथा को पढ़िए। स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि के सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अभी आप लोग को जस्ट बताया ना कि स्वरों का जो उच्चारण होता है ना वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किसी के इसमें सहारे की या आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, छठवां को पढ़िए। उच्चारण में मुख विहार में अनुगूंज पैदा होता है। सातवां को पढ़िए। स्वर ध्वनियाँ व्यंजन के उच्चारण में सहायता होती है। मतलब स्वर ध्वनि है ना, तो जब व्यंजन को मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन केवल आप लोग ये जान लीजिए कि स्वर जो ध्वनि है ना वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है, बिना स्वर ध्वनि के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए अब हम लोग ना स्वर वर्ण को कितने अलग अलग भागों में बांटा है, मतलब वर्णमाला जो है ना, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे वो व्यंजन वर्ण हो ना, तो उसे कैसे अलग अलग भागों में बांटा है उसको सबसे पहला जान लेते हैं। तो सबसे पहला हेडलाइन को इसको देखिए, वर्णमाला करके दिया है। देखो सबसे पहला स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण आप लोगों का 11 होता है। कौन कौन सा होगा, तो अ से लेकर के औरत तक की 11 होगा, ये याद रखना है। इसका जो वर्गीकरण है उसे याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात नहीं है, आराम से इसको मत लेना। ठीक है, चाहो तो इसका जो ये है ना तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कॉपी में नोट करके रखो। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन सा, तो अंगूर और आहा जो है ना वो आप लोगों का अयोगवाह है। ठीक है, अयोगवाह को अगर आप लोगों को समझाओ ना, एक्चुअल में ये होता क्या है, अयोगवाह वह वर्ण होता है जो ना तो पूरी तरह से स्वर होता है और ना ही पूरी तरह से व्यंजन होता है। मतलब स्वर के बाद और व्यंजन के पहले बोले जाने वाली जो वर्ण है ना तो उसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्वर से इसको अलग रखा गया है, ये जो अयोगवाह है उसको। ठीक है, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के, और अयोगवाह कितना होता है, तो 2 प्रकार के ये होता है। उसके अलावा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को इसे याद रखने का तरीका ये है कि ये वाला जो वर्ण है ना उसे आप लोग याद रखोगे तो आराम से ये याद हो जाएगा। कैसे, तो क च ट त प। क से आप लोग शुरू करोगे तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ द ध अड़ा, त थ द ध ना, प फ ब भ म। ऐसे करके जो व्यंजन होगा ना वो आप लोग का टोटल 33 होगा। और उसके अलावा अंतस्थ कौन कौन सा है, तो य र ल व अंतस्थ हो जाएगा। ऊष्म कौन कौन सा होगा, तो श स श ह हो जाएगा आप लोगों का ऊष्म। ऐसे करके आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंतस्थ जो वर्ण है वो कौन सा है, इनमें से बोल करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऊष्म कौन सा है, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसे याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लो। ठीक है, उसके अलावा संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, छाछत्री का, त्रिशूल का, ज्ञानिक का और श्राश्रमिक का, 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा उत्प्रेक्षी या द्विगुज, तो उत्प्रेक्षी या द्विगुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के उत्प्रेक्षी या द्विगुज होते हैं। कौन कौन सा, तो डमरू और ढक्कन जो है ना वो आप लोगों का उत्प्रेक्षी और द्विगुज है। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के भी देख लेना, आप लोगों को अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ना स्वरों का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट को देखो, मात्रा उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा उच्चारण के आधार पर अभी आप लोग को बताया था ना, पहला जो होता है वो ह्रास्व स्वर होता है, दूसरा जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। ह्रास्व स्वर क्या है ये जान लो। सबसे पहला इसे लघु स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं, जैसे अ ई उ त्री। तो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर जो है ना वो आ ई उ त्री, ये चारों वर्ण को आप लोगों को याद रखना है। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इनमें से ह्रास्व स्वर या मूल स्वर कौन सा है या कौन सा नहीं है बोल करके। तो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर जो होगा ना वो अ ई उ त्री जो है ना वो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा को पढ़िए दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में ह्रास से दुगना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, द्विमात्रक स्वर कहते हैं। उदाहरण दिया है आ ई उ ए ओ औ। तो ये चारों पांचों को आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, दीर्घ स्वर का मतलब जितने भी बड़ा बड़ा जो स्वर होंगे ना वो मान लेना, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा ओ और बड़ा औ। एक मात्र इसमें छोटा ले लिया गया है, उसको भी आप लोग याद रख लेना। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है बताइए बोल करके। तो आप लोगों को ऐसे जो वर्ण होंगे उसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा दूसरा को पढ़ते हैं, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर ना 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर या केंद्र स्वर और तीसरा पश्च स्वर।
तो सबसे पहला ये अग्रस्वर क्या होता है ये जान लो। जिन स्वरों के उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से होता है तो उसे क्या कहेंगे, अग्रस्वर कहेंगे। उसके अलावा दूसरा को पढ़ो मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, मतलब हम लोग का जो जीभ है ना, टंक जो हम लोग का है ना, तो उसमें का जो बीच भाग से हम लोग जो उच्चारण करेंगे वो मध्य स्वर कहलाएगा। उसी प्रकार से पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है, मतलब जो हम लोग का टंक है ना उसके लास्ट अंदरूनी भाग से जो होगा ना उसे पश्च स्वर कहेंगे। ये आप लोगों को समझ में आना। अब आप लोगों को इसे कैसे याद रखना है मैं आप लोगों को ध्यानपूर्वक बताता हूँ, तो आप लोग समझिएगा, रटिएगा मत इसको, ठीक है। सबसे पहला अनारा में तो आप लोग जानते होंगे ना, तो सबसे पहला आप लोग क्या करना, अग्रस्वर लिखना, मध्य स्वर लिखना और पश्च स्वर 3 ऐसे लिख लेना। उसके अलावा शुरू कहाँ से करना, अनार यहाँ पास होगा, आ में यहाँ पास लिखना है। उसके बाद ई इमली और ई ईक यहाँ पास लिखना है। और उसके अलावा उ उल्लू यहाँ लिखना है और उ उन भी यहाँ लिखना है। उसके अलावा ए एड़ी का लिखना है, ए ऐनक का ऐसे इस तरफ लिखना है, ठीक है। ऐसे अलग अलग भाग रखोगे तो। और उसके अलावा लास्ट में फिर से क्या लिखोगे, ओ ओखली का और औरत का ये वाला ऐसे लिखोगे। आप लोगों को समझ में आया मैं कैसे बोल रहा हूँ। सबसे पहला अनार लिखोगे, फिर आमे का इसमें लिखोगे, फिर इमली का ईक का ऐसे लिखोगे, फिर उल्लू का ऊन का लिखोगे, फिर एड़ी का ऐनक का और फिर ओखली का औरत का। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आप ना आराम से याद कर पाओगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से शुरू करना, फिर ऐसे लिखना, फिर इसमें, फिर से इसमें, फिर इसमें। अनारा में तो याद होगा ना आप लोगों को। तो ऐसे ही याद करोगे ना तो ईजिली याद होगा, रटोगे तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना बहुत सरल से सरल तरीका समझाऊँ। जो सारा चीज़ मैंने पढ़ा हुआ है, सारा चीज़ जो मैंने रटा हुआ है वो सारा चीज़ आप लोगों को, ठीक है। रटा नहीं हूँ एक्चुअल में, मैं खुद समझ कर ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो वो सारा चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखो इसके बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। तो बिना एमसीक्यू किए अगर कि सिर्फ थ्योरी को पढ़ेगा तो फिर भी कोई मतलब नहीं होगा, और अगर एमसीक्यू को सिर्फ पढ़ लोगे तो फिर भी कोई मतलब नहीं होगा। दोनों को आप लोग के कॉन्सेप्ट को ना क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा को पढ़ते हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है। मतलब मुख द्वार के बोलने का मतलब यह है कि आप लोग का जो मुंह है ना, जो उसका लिप्स वाली जो हिस्सा है ना, तो उसका मुख द्वार कहते हैं उसको, ठीक है। आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर ना अलग अलग 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। जो स्वर के जो बोलने का तरीका है उसको, सबसे पहला विवृत जिसे ओपन कहते हैं, दूसरा अर्धविवृत जिसे हाफ ओपन कहते हैं, और तीसरा अर्धविवृत जिसे हाफ क्लोज और संवृत बोलते हैं, जिसे क्लोज बोलते हैं। सबसे पहला विवृत ओपन, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, आ बोल करके देखो, आ पूरा आप लोगों का मुंह जो खुल रहा है ना, तो वो विवृत मतलब ओपन वाला जो वर्ण है ना वो आ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा अर्धविवृत मतलब हाफ जो आप लोगों का मुंह है वो खुला हुआ। उदाहरण देखो, अ ए ओ, आधा आधा खुल रहा है ना आप लोगों का मुंह, तो अ ए ओ को आप लोगों को याद रखना है, अर्धविवृत है, ठीक है। उच्चारण करके देखो, आप लोग को रटना नहीं है, ठीक है। तीसरा को पढ़िए उसी प्रकार से, अर्धविवृत मतलब हाफ क्लोज है आप लोगों का जो मुंह रहेगा वो, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, उच्चारण करके देखो, ए ओ, आधा बंद आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से चलो चौथा को पढ़ो, संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई ऊ, उच्चारण करके देखो ना जी, ई ऊ, ये आप लोगों को समझ में आना कि आपका जो मुख विहार है ना, मतलब मुखमंडल जो है ना वो बंद हुआ है, मतलब पूरे तरह से क्लोज टाइप से है ना, तो उसे हम लोग संवृत कहेंगे, मतलब क्लोज टाइप से कहेंगे। तो ये आप लोग का जो वर्ण है ना उसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए चौथा को इसी प्रकार से पढ़ते हैं, ओठ के स्थिति के आधार पर, मतलब आप लोग का अब ओठ की स्थिति के आधार पर ना 2 भाग में बांटा गया है। पहला को देखो, अवृत्तमुखी मतलब अगोलित, मतलब आप लोग का जो मुंह है ना पूरी तरह से गोल तब से वो स्वर का उच्चारण नहीं करता। और दूसरा उसी प्रकार से है वृत्तमुखी मतलब गोलक, जिन शब्दों के उच्चारण करोगे ना तो उसमें आप लोग का जो मुंह है वो गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है उसको सबसे पहला पढ़ो, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त या गोला नहीं होता, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करोगे उसमें आपका जो मुंह है ना वो गोलाकार नहीं हो। जैसे उदाहरण दिया है, आ ई ए त्री करके दिया है, ऐसे उच्चारण करोगे तो गोलाकार पूरी तरह से नहीं बन रहा है। उसी प्रकार से दूसरा को देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होता है, मतलब जिन स्वरों को उच्चारण करोगे ना तो आपका मुख जो रहेगा ना वो पूरी तरह से गोलाकार होगा। जैसे उदाहरण दिया है देखो, ऊ
ओ, ओ। तो ये सारा चीज़, ये जो वर्ण का उच्चारण करोगे तो आपका मुखमंडल जो है ना पूरी तरह से गोलाकार होगा। और ये जो उदाहरण दिया है ना, मतलब अवृत्तमुखी है ना, तो इसमें पूरी तरह से गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से। चलिए इसके अलावा पांचवा को पढ़ते हुए चले हैं। अलजिह्वा मतलब कौवे की स्थिति के आधार पर ना दो भाग में फिर से अलग जो वर्ण है उसको बांटा गया है। सबसे पहला निर्नुनासिक मतलब मौखिक स्वर, और उसके अलावा अनुनासिक मतलब स्वर जो दिया है ना उसको, ठीक है। आप लोगों को इसको पहचानना कैसे है, तो ध्यानपूर्वक सबसे पहले इसके थ्योरी को पढ़ो। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलता है, जैसे आ ई ऊ त्री ए ओ, और ये जो आदि दिया है ना, तो वो आप लोगों का निर्नुनासिक कहलाएगा, ठीक है, मतलब मौखिक स्वर कहलाएगा। आ से लेकर के औरत तक की जितने भी स्वर आएंगे ना वो सारे के सारे मौखिक स्वर कहलाएंगे। उसी प्रकार से अनुनासिक के बारे में बात करूँ ना, तो इसके थ्योरी को पढ़ो। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है, मतलब लॉन्ग टाइम तक की ना उसका उच्चारण किया जाता है, जैसे करके दिया है। ये जो चंद्र बिंदु जो दिया है ना, उसको आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हो कि ये जो चंद्र बिंदु जो रहेगा ना वो अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आ ई ऊ करके ये जो दिया ना सारे के सारे आएगा। जैसे उदाहरण दिया है चांद, आंगन, दांत, सौंपना, तो ये सारा चीज़ जो चांद और आंगन जो है ना उसको आप लोग उच्चारण करके देखो। चांद, तो नाक से भी जो हवा वो निकल रहा है ना आप लोगों को, अब बंद करके उच्चारण करो तो चांद, थोड़े से अलग से वर्ण आया ना। तो सेम यही कहा है कि अनुनासिक वो स्वर होता है जिसमें जो हवा है ना, मतलब हम जब बोलते हैं तो उसमें जो हवा जो निकलता है ना हमारे मुख विहार से ना, तो वो नाक और मुंह दोनों से निकलता है, तो वो क्या कहलाता है, तो अनुनासिक कहलाता है। ऐसे आप लोगों को समझना है। उच्चारण करके देखो सबसे पहला अपने खुद से, उसके अलावा नाक को बंद करके फिर इसका उच्चारण करके देखो, अलग स्वर आएगा ना आप लोगों का, तो ये अनुनासिक हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए उसके अलावा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का टेबल है, इसे आप लोगों को रटो चाहे कुछ भी करो, याद करो, लेकिन ये होना चाहिए। एक बार ये याद हो जाएगा ना तो ना आप लोगों का हिंदी का 10% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को किस प्रकार से इसे याद रखना है, इसका तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहला इसको देखो, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। इसे याद करने के सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने याद किया सेम आप लोगों को वैसे याद करना है, ठीक है। सबसे पहला ये जो टेबल है ना, उसको 1 से लेकर के ये जो 8 अंक तक की ना, उसको आप लोग याद रखो या रटो, मैं नहीं जानता, लेकिन होना चाहिए आप लोगों का। सबसे पहला देखो, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। ऐसे आप लोग एक लाइन से याद करो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार हो सके याद करो। क्या, तो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ऐसे करके 8 को आप लोगों को याद रखना है। जब ये याद हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप लोगों को एक लाइन से इसे याद करना है। उसके बाद जब पहला वाला ये याद हो जाएगा, तब दूसरा में आप लोगों को इसे याद करना है, स्वर वाले को। कैसे, तो सबसे पहला क्या लिखोगे, अनार का, आमे का और अंगूर का, ऐसे पहला डायग्राम में लिखोगे। कंठव्य में क्या आएगा, तो अनार का, आमे का और अंगूर का, कंठव्य समझ में आ गया। अनार आमे के बाद क्या आएगा जी, इमली और ईख आ जाएगा ना। तो कंठव्य के बाद क्या आएगा, तो तालव्य आ जाएगा। तो तालव्य में क्या आएगा, तो इमली का, ईख आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को सीधा ऋषि लेना है, ऐसे आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझना है। मूर्धन्य में क्या आएगा, तो ऋषि आ जाएगा। उसके अलावा जो चौथा वाली आएगा ना, तो उसमें डैश कर देना, मतलब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट उसके बाद पांचवा में कूद जाना। पांचवा में क्या है, तो ओष्ठ वर्ण है, तो ओष्ठ में क्या आएगा, तो उल्लू का और ऊन का ओष्ठ आ जाएगा। उल्लू का और ऊन के बाद फिर से क्या आता है, तो ईड़ी का ऐनक का आ जाता है नीचे में। तो ओष्ठ के बाद क्या आएगा, तो ओष्ठ के बाद आप लोग का कंठ तालव्य आ जाएगा। तो एड़ी का ऐनक का कंठ तालव्य हो जाएगा। उसी प्रकार से एड़ी का ऐनक के बाद ओखली का औरत का नीचे में लिख देना, और ओखली का औरत जो आएगा वो किस में आएगा, तो कंठ होष्ठ में आ जाएगा, है ना। तो ये कंठ होष्ठ में हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग का ना वो औरत के बाद जो रहेगा ना वो डैश हो जाएगा दंतव्य में। और उसके बाद इसको याद रखने का तरीका आप लोग का ये है, नासिक के। नासिक के मतलब जो नाक से जो ध्वनि निकलता है, बोला था ना आप लोगों को नाक और मुख से दोनों से, तो वो नासिक के वर्ण कहलाता है। तो ये जो अंगूर है वो नासिक के हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है। उसके अलावा तीसरा में फिर आप लोगों को व्यंजन को याद रखना है। व्यंजन को कैसे याद रखोगे, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था शुरुआती में, क्या बताया था, तो क, च, ट, त और प, ऐसे करके याद करने के लिए बोला था ना, क, च, ट, त, प, ऐसे इसको याद रखो एक लाइन से। क्या क्या याद रखना है, तो क, च, ट, त, प। क से क्या होगा, तो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
ये आप लोगों को 25 के 25 वर्ण ऐसे याद हो जाएंगे। उसके अलावा ये जो ह जो लिखा है आप लोगों को अलग से याद रखना है, ठीक है। मतलब जो संघर्षी या जो ऊष्म व्यंजन है उसको मैंने अलग से बताया था ना, 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को पहला में ह लिखना है, दूसरा में शक्कर वाली जो श आएगा उसे लिखना है, तीसरा में ये वाला जो श रहेगा उसको लिखना है, और चौथा में सिंपल जो श रहेगा ऐसे इसको लिखना है। तो ऐसे कर करके आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो धीरे से क्लियर होगा, ठीक है। और देखो उसके अलावा ये जो नासिक के लिखा है 9वां में ना, तो नासिक के में क्या आ जाएगा, आप लोगों को नाक से जो वर्ण निकलेगा वो बोला था ना, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि लास्ट में जो ये क च ट त प म जो बोला था ना, तो लास्ट में जो जो इसमें वर्ण रहेगा ना वो सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो अलजिह्वा करके दिया है, तो अलजिह्वा में ना क ख ग ज ये जो सारा चीज़ है ना वो अलजिह्वा में अलग से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कि डायरेक्ट पूछा जाए ना कि क किस वर्ण का, तो कंठव्य वर्ण का आप लोगों को ऐसे लेना है, ठीक है। और देखिए 11वें वात्सर्य जो दिया है ना वो न ल स ज ये वात्सर्य के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो है वो आप लोगों को सेम टू सेम ये जो दिया है ना वही है, ठीक है। ये जो कंठ वर्ण लिखा है उसी को कंठव्य बोलते हैं या कंठ बोलते हैं, ठीक है। मतलब गले के पास जो कंठ होता है ना तो उसे कहते हैं। तालु का मतलब ये होता है कि जीवा का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तालु होता है। तो ऐसे अलग अलग समझाया गया है, तो इसको याद रखने की आवश्यकता उतना नहीं है, आप लोगों को फर्स्ट में जो दिया है इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये टेबल को आप लोगों को खास तौर से याद रखना है, चाहे रट लो कुछ भी करो ये आपके ऊपर है, लेकिन मुझे याद करने हुए मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को केवल ना इतना ही आप लोगों को थ्योरी पढ़ना था। बेशक हम लोगों को थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी चीज़ आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि मैं आधे अधूरे बीच में पढ़ा करके जाना नहीं चाहता। जितने भी पढ़ाऊँगा ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। आधा अधूरा पढ़ा करके जाना या सिर्फ MCQ को पढ़ा करके जाना मेरा मकसद नहीं है। चाहे 10 लोग मेरे से पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ना विस्तार पूर्वक सारी चीज़ को आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, वो ध्यानपूर्वक सुनेगा। आप लोगों के मन में हज़ारों प्रकार के सवाल आएंगे, चाहे वो किसी प्रकार की बुक को लेकर के हो, चाहे आप लोगों का काउंसलिंग को लेकर के हो, डीलेड या बीएड का, चाहे आप लोगों को ना किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन अगर आप लोगों को चाहिए ना, और उसके लिए आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करूं आप लोगों को, ताकि आप लोग कॉल करके डायरेक्ट मेरे से बात कर पाओ और अपना किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन लो ना, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ना आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना बाय MD धीवर करके ना वहाँ जाइए, और वहाँ पर ना मैं आप लोगों को ना एक स्कैनर जो फ़ोनपे का स्कैनर है उसे सेंड कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोग केवल मात्र ना 200 रुपये पे कर दीजिए, और उसके बाद ना उसका जो स्क्रीनशॉट रहेगा ना उसको मेरे इंस्टाग्राम ID पर जा कर के ना मेरे को सेंड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को ना तुरंत ही अपना पर्सनल नंबर जो रहेगा वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग ना पर्सनली रूप से आप मेरे से खुद से बात कर पाओ, जितना टाइम चाहो उतना टाइम बात कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो अलग सी बात है, ऐसे तो नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अगर चाहूँ ना तो आपको मैं अपना नंबर ना फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, मतलब ऐसे भी आप लोगों को दे सकता हूँ। लेकिन ना देने की वजह यह है कि प्रत्येक लोग जो होंगे ना अपनी छोटी छोटी भी समस्याओं को लेकर के मेरे को फ़ोन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम और समय दोनों ही थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जिसको विशेष आवश्यकता है गाइडलाइन की, जिसको लगता है कि सर मैं काफ़ी भ्रमित हूँ, मतलब मुझको क्या करना चाहिए, किस प्रकार की मुझे कोर्स लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, मुझे गाइडलाइन कीजिए बोल करके ना, तो उनके लिए है ये, ठीक है। आप लोगों को लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बात करने की नहीं है। आप लोग नॉर्मल भी कमेंट कर सकते हो तो उसका भी दे दूंगा, लेकिन विशेष तौर पे अगर मेरे से बात करना चाहोगे ना और चाहोगे कि मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे शेयर करूं, तो इसलिए ये जो क्राइटेरिया है वो रखा हूं। और वैसे भी यार अगर आप लोग CG टेट का अगर की कोचिंग करोगे ना तो 10,000 लेते हैं, 8,000 से कम में तो लेंगे ही नहीं कोई के कोई भी। तो 200 रुपये मात्र कौन सा बड़ी बात है। मैं तो आप लोग को वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास ले रहा हूँ, लेकिन अलग से आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ना, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है आप लोग को, ठीक है। जो मन करे तो लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तब मैं आप लोगों को नंबर शेयर करूँगा, ऐसे नॉर्मल शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन करना है तो इसी वीडियोस पर आप लोग कर सकते हो, उसका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन विशेष तौर पे अगर आप लोग चाहते हो ना तभी ये कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना सीधे सीधा इस प्रश्न पे आते हैं, बाकी तो आप लोगों की इच्छा, ये सारा चीज़ कोई फोर्स नहीं है आप लोगों के ऊपर। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, अब पढ़ने में लगते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। ऑप्शन
ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 47 या ऑप्शन डी 37। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और हम लोग ना जितने भी MCQ इसमें मैं कराऊंगा ना, उसमें आप लोग देखिएगा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऐसे प्रश्न लेकर के आऊँ, कोई भी नॉर्मल प्रश्न इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 52 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या पूछा है, और वर्णों की जो संख्या है वो 52 है। अब भी आप लोगों को थ्योरी में मैंने बताया था ना कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर अलग होते हैं और व्यंजन अलग होते हैं, ऐसे कर करके बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 52 जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 12। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 11 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में ना जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। मैं आप लोगों को क्या बोला था थ्योरी में ही कि जो हिंदी वर्णमाला है ना, टोटल अगर की बोला जाए ना तो 13 है, और जिसमें 11 आप लोगों का अ से लेकर की औरत तक की आप लोगों का 11 जो वर्णमाला है वो है स्वर वर्ण, और 2 उसमें आप लोगों का अयोगवाह है अंगूर, और आहा जो 2 वर्ण है ना वो आप लोग का अयोगवाह कहलाता है, और 11 आप लोगों का वर्ण है, ये बोला था ना मैंने। अगर इसमें बोला जाता 13 भी ऑप्शन देते ना, तब हम लोग ना 13 को लेते। एक्चुअल में इसमें कुल करके दिया हुआ है, ठीक है, तो 13 लेते, लेकिन इसमें कुल जो 13 संख्या है वो दिया नहीं है, तो 11 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे माइंडसेट भी आप लोगों को लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या है ऑप्शन ए 33 + 2, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 32। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी 33 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हिंदी में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पूछा है ना, तो हिंदी में व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या है वो ऑप्शन नंबर भी 33 करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना कि जो स्वर वर्ण है वो 11 होते हैं, टोटल अगर की स्वर वर्ण की बात किया जाए तो 13 होते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर मैं व्यंजन वर्ण की बात करूँ ना, तो व्यंजन वर्ण टोटल 33 होते हैं, है ना। और आप बोलोगे कि सर 11 और 33 मिलाओगे तब तो होगा ही नहीं है, बोलकर 44 ही होगा बोल करके। तो आप लोगों को बता दूं 2 इसमें अलग से अंगूर और आहा आप लोग का अयोगवा हो जाएगा। उसके अलावा इसमें उसमें व्यंजन 4 आता है वो हो जाएगा। उसके अलावा अंतस्थ जो आप लोग का 4 वर्ण है वो आ जाएगा। उत्प्रेक्षी 4 आ जाएगा वो आप लोग का। तो अलग अलग ऐसे करके जोड़ोगे ना, तो टोटल जो हिंदी में जो स्वर और व्यंजन मिलाकर की वर्णों की जो संख्या होगा ना, वो आप लोगों का टोटल 52 होगा, ठीक है। तो अलग अलग जो क्लासिफिकेशन किया गया है, बंटवारा किया गया है, बांटा गया है, उसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो हिंदी वर्ण में व्यंजन वर्ण की जो संख्या है ना, वो आप लोगों का 33 जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए, मतलब इसमें जो सही होगा उसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है। ऑप्शन बी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन सी स्वरों की संख्या व्यंजन की संख्या से अधिक है। या ऑप्शन डी स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वर ध्वनियाँ व्यंजन के उच्चारण में सहायक होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में ही जब आप लोग का स्वर के बारे में बता रहा था, तभी आप लोग को समझाया था ना कि जो स्वर ध्वनि है वो व्यंजन की सहायता करता है। मतलब जो स्वर ध्वनि है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, लेकिन जो व्यंजन है वो परतंत्र होता है, मतलब दूसरों पर आधारित होता है। स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए की बात करो ना, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है, तो गलत हो जाएगा, 52 है आप लोगों का। दूसरा को देखो, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो व्यंजन परतंत्र होता है जी, स्वर के स्वर पर आधारित होता है, स्वतंत्र ये नहीं होता है। स्वतंत्र जो होता है वो स्वर होता है, व्यंजन कभी नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो, स्वरों की संख्या व्यंजन की
संख्या से अधिक होते हैं, तो ये भी गलत होगा जी। स्वर की जो संख्या है मात्र 13 है और व्यंजन की जो संख्या है वो 33 है, तो कैसे इससे ज़्यादा होगा स्वर जो है वो बताओ आप। तो ये भी गलत हो जाएगा आप लोगों का। करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही केवल हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सारे तरीके से आप लोगों को समझ में, इसलिए ना सबको अलग अलग करके ही बताता हूँ, आप लोगों का किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी शब्द गणना को, ऑप्शन सी वर्ण के संकलन को, या ऑप्शन डी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही ना कहते हैं जी। मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था ना कि वर्णमाला जो होता है वो अ से लेकर की अंगूर तक की, और अ से क से लेकर के पूरा ज्ञा तक की जो होता है ना, वो सारे के सारे वर्णमाला का जो एक समूह जो होता है ना उसे वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों का जो समूह होता है ना पूरा ना, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे वो व्यंजन वर्ण हो ना, तो सारे को मिला करके जो कहते हैं वो वर्णमाला कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ाया था ना। अब आप लोगों को बहुत सरल लग रहा होगा नहीं सारे के सारे क्वेश्चन, तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। इसीलिए मैं आप लोगों को ना थ्योरी पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग को जो प्रश्न है ना वो ईजी लगे। ठीक है, एक बार थ्योरी को समझ जाओगे तो बिल्कुल भी आप कभी भी ऐसे प्रश्न को नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी अर्थ, या ऑप्शन डी शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अक्षर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय बनता है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अक्षर होगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, क म और ल लिख करके समझाया था ना कि ये जो ध्वनि क है, म है और ल है, तो इनके जो सार्थक जो इसका जो अलग अलग वर्ण के जो मेल से एक सार्थक समुदाय इसका जो बना है तीन का मेल को ना, तो उसे क्या कहेंगे बताया था ना आप लोग को, अक्षर कहते हैं बोल करके। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जो मैं आप लोगों को नोट करने के लिए भी बोला था, आप लोगों को याद होगा तो, है ना, तो इसीलिए बोला था ताकि इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है इसीलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर एवं स्वर वर्ण का मेल, ऑप्शन बी स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, ऑप्शन सी व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट मान लिया होगा, लेकिन ये कैसे नहीं होगा ये आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को मैं थ्योरी में क्या बताया था? सबसे पहला स्वर के बारे में। स्वर के बारे में मैंने आप लोग को बताया था ना कि स्वर ऐसा वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, मतलब उसको किसी भी जो वर्ण है उसकी आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही वो पर्याप्त है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है जो वर्ण, वो आप लोगों को बताया था ना स्वर के बारे में आप लोगों का। सबसे पहला को देखो, स्वर एवं स्वर वर्ण का मेल। तो स्वर एवं स्वर वर्ण मतलब अपने ही स्वर जो है वर्ण है ना, तो वो दूसरे वर्ण से कैसे मेल होगा जी? तो ये नहीं हो जाएगा। स्वर एवं व्यंजन का मेल, तो ये व्यंजन का तो होगा नहीं क्योंकि ये स्वतंत्र वर्ण है, बोला है ना मैंने स्वर के बारे में। व्यंजन एवं विसर्ग भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी में दिया होता कि स्वर एक स्वतंत्र वर्ण है, ये जो होगा अगर लाइन होता ना तो हम लोग इसमें करेक्ट लेते, लेकिन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं को करेक्ट लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर वर्ण के मेल को, ऑप्शन बी स्वर एवं व्यंजन के मेल को, ऑप्शन सी व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण के मेल को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ने से? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सेम प्रश्न है जी, जो हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 में पढ़े थे वही सेम प्रश्न है। ठीक है, तो अगर देखना चाहो ना तो स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर जो वर्ण है वो स्वतंत्र होता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है, तो अपने ही दूसरे जो शब्द है उस मतलब जो वर्ण है उस पर डिपेंड ये नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। स्वर एवं व्यंजन और व्यंजन एवं व्यंजन तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सेम लाने का मतलब है कि आप लोग दोबारा कन्फ्यूज़
कंफ्यूज ना हो इसलिए लाया हूँ इसको, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। स्वयं राजन्ते स्वरा अवंगत भवन्ति व्यंजनमति स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी रुद्रांठ, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी वामन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पतंजलि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में ही एक परिभाषा को बताया था ना, पतंजलि ने ये कहा है बोल करके, उसकी परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिए, पूछा जाता है ऐसे प्रश्न बोल करके बताया था ना आप लोगों को, जिसमें बोला था कि स्वयं राजन्ते स्वरा अवंगा भवंती व्यंजनमति। ये परिभाषा किसकी है? तो पतंजलि की है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, दोबारा नोट कर लीजिए नहीं किए होंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर वर्ण, ऑप्शन बी व्यंजन वर्ण, ऑप्शन सी अंतस्थ वर्ण या ऑप्शन डी ऊष्म वर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है स्वर वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, तो स्वाश्रित वर्ण मतलब स्वयं पर ही आधारित रहता है ना, मतलब वो स्वतंत्र पूर्ण रहता है ना, तो उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और आप लोग याद कीजिए, मैंने आप लोगों को थ्योरी में समझाया था ना कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं बोल करके। तो जो स्वर वर्ण है ना वो आप लोगों का स्वाश्रित वर्ण कहते हैं, मतलब खुद पर ही आधारित रहता है, वो इसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसके अलावा चलिए अदर ऑप्शन पर भी हम लोग थोड़े से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था ना, क च ट त प, ये के बारे में बताया था ना, इसके बारे में। क से क ख ग घ अंगा, च से च छ ज झ इया, ट से त ठ ड ढ अड़ा, त से त थ द ध न और प से प फ ब भ म। ये 25 जो वर्ण होंगे ना ये सारे के सारे आप लोगों का क्या होगा? व्यंजन आप लोगों का हो जाएगा, है ना। उसके अलावा ये उसमें क्या कौन सा वर्ण है? तो उसमें वर्ण कौन कौन सा हो जाएगा? आप लोगों को बताया था ना थ्योरी में ही। उसमें जो वर्ण होगा वो आप लोगों का श, एक और जो श आएगा वो श, और सिंपल श एक रहेगा वो श, और चौथा में जो रहेगा वो ह। तो श श स ह जो है ना वो आप लोगों का ऊष्म वर्ण कहलाएगा। उसी प्रकार से अंतस्थ कौन सा वर्ण होगा? ये आप लोग को थ्योरी में बताया था ना। तो अंतस्थ जो होगा ना वो य, र, ल और व, ये जो 4 वर्ण है ना वो आप लोगों का अंतस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला व्यंजन क्या होगा? तो व्यंजन आप लोगों का पूरा जो व्यंजन समूह होगा ना, कट चटप वाला ना, वो व्यंजन हो जाएगा। उसमें के अंतर्गत श श श ह जो रहेगा वो उसमें हो जाएगा। अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, व जो शब्द है ना, मतलब जो वर्ण है वो आप लोग का अंतस्थ हो जाएगा। आप लोगों को सारे के सारे को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए स्वर वर्ण करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से, ऑप्शन बी व्यंजन के सहयोग से, ऑप्शन सी विसर्ग के सहयोग से या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ही स्वतंत्र रूप से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? तो जो स्वर ध्वनि होती है ना वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, किसी के भी हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ता, ये जो स्वर ध्वनि है उसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में ऑप्शन ए हवा मुख विहार से नहीं निकल पाती है, ऑप्शन बी हवा अबाध गति से मुख विहार से निकल जाती है, ऑप्शन सी हवा मंद गति से मुख विहार से निकल जाती है, या ऑप्शन डी हवा मध्यम गति से मुख विहार से निकल जाती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हवा अबाध गति से मुख विहार से निकल जाती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण से जो हवा होता है, जब हम लोग बोलते हैं कोई स्वर को ना तो वो अबाध गति से, मतलब बिना किसी रोक टोक के वो ना मुख विहार से बाहर निकलता है, मतलब बोलने में सहायक होता है किसी प्रकार से। मतलब सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जैसे आ बोल करके देखो, किसी प्रकार की अवरोध उत्पन्न हो रहा है क्या? नहीं ना हो रहा है। आपके जो मुख विहार है उसमें आराम से निकल जा रहा है ना, आबाद गति से, बिना किसी रोक टोक के। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हुए चलना है, ठीक है।
चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। स्वर वर्ण छांटिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। इसमें से स्वर वर्ण कौन सा है बताइए। इजी प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आ ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो स्वर वर्ण छांटिए बोला है जी। तो स्वर वर्ण कौन सा होगा। अ से लेकर की जो औरत तक की जो रहेगा वो आप लोग का स्वर वर्ण हो जाएगा। और व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे। व्यंजन वर्ण ये दोनों के दोनों हो जाएगा आप लोगों का। ये जो रहेगा वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है ना। लेकिन स्वर वर्ण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। स्वर वर्ण कौन सा है। सेम प्रश्न आ गया। तो स्वर वर्ण आप लोग का कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वही ना करेक्ट हो जाएगा जी। हाँ, तो सेम प्रश्न ये भी हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। तो स्वर ध्वनि तो फिर से आप लोग पहचान जाओगे, है ना, कि जो स्वर ध्वनि अभी आप लोग को बताया था ना सेम प्रश्न है ये भी, लेकिन इसमें शॉर्ट में दे दिया गया है। तो जो स्वर ध्वनि होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा अ और आ जो है वो स्वर ध्वनि आप लोग का हो जाएगा। खुद मैं बता दे रहा हूँ, वजह ये है कि सेम प्रश्न हो जा रहा है इसी वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। स्वरों के निश्चित चिन्ह को कहते हैं। ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी विराम, ऑप्शन सी अनुस्वार या ऑप्शन डी चंद्र बिंदु। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी विराम करेक्ट हो जाएगा। कैसे। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में नोट करने के लिए बोला था कि स्वर के निश्चित चिन्ह को क्या कहते हैं। मैंने आप लोग को बताया था ना कि जो स्वर का जो निश्चित चिन्ह है ना वो आप लोग का विराम चिन्ह कहलाता है, बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विराम करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे। तो मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ाते वक्त नोट करने के लिए बोला था ह्रास्व स्वर या मूल स्वर के बारे में। तो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं जी। तो ह्रास्व स्वर या मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा। तो अ, ई, ऊ और ये जो त्री है ना इन चारों वर्ण को आप लोगों को याद करने के लिए बोला था ना कि ह्रास्व स्वर और मूल स्वर आ ई ऊ त्री को कहते हैं, बताया था ना आप लोगों को। तो ह्रास्व स्वर आप मूल स्वर ये आप लोगों का जो वर्ण है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ड या ऑप्शन डी ज्ञ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ड करेक्ट हो जाएगा। कैसे। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है बोला है। तो संयुक्त वर्ण जो नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर सी ड जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे। तो संयुक्त वर्ण के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना तो संयुक्त वर्ण को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। पहला स्वर का संयुक्त वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन का संयुक्त वर्ण होता है। और स्वर का जो संयुक्त वर्ण होगा वो आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ ए ओ, और ये जो अ जो है ना वो आप लोग का स्वर का संयुक्त वर्ण हो जाएगा। और उसी प्रकार से व्यंजन का जो संयुक्त वर्ण होगा ना वो त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का, श्रा श्रमिक का और छ छत्री का, ये वाला जो है ना ये चारों के चारों व्यंजन का संयुक्त वर्ण आप लोगों को हो जाएगा। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें देखो ए जो लिखा है ये स्वर का संयुक्त वर्ण है। उसके अलावा अ जो है वो देखो ये भी स्वर का संयुक्त वर्ण है। और ये जो ज्ञा लिखा है वो आप लोग का जो व्यंजन है उसका संयुक्त वर्ण है। लेकिन ड जो है वो किसी प्रकार का संयुक्त वर्ण नहीं है। और इसमें कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा जी। आप लोगों को ये चारों के चारों स्वर का संयुक्त वर्ण और व्यंजन के संयुक्त वर्ण को याद रखना है। चाहो तो रटो, कैसा भी करो, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए याद आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ऊ या ऑप्शन डी अ। अब भी जस्ट आप लोगों को बताया हूँ तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी और जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे। तो देखो संयुक्त स्वर बोला है जी, अभी बताया था ना संयुक्त स्वर के बारे में, है ना। तो संयुक्त स्वर कौन कौन सा हो जाएगा। ए ओ
और ये जो अ जो है ना, ये चारों के चारों संयुक्त स्वर हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था ना संयुक्त स्वर में, ये देखो ये अ जो है ये यहाँ पास हो जाएगा ना जी। हैं तो संयुक्त स्वर कौन कौन सा है, तो ए ओ अ बोला है, ठीक है। और इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट ना हो जाएगा जी। इसीलिए बोला था कि आप लोगों को इसको याद रखना है बोल करके, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी संधि स्वर या ऑप्शन डी मूल स्वर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए संयुक्त स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ये परिभाषा आप लोगों को याद रखना है, ये संयुक्त स्वर की परिभाषा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। ए स्वर का प्रकार है, मतलब आप लोगों को ये बताना है ये जो ए है ना वो किस प्रकार का स्वर है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए ह्रास्व स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी मूल स्वर या ऑप्शन डी संयुक्त स्वर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी संयुक्त स्वर करेक्ट हो जाएगा। अब भी जस्ट आप लोगों को समझाया हमने जी प्रश्न क्रमांक 21 में कि ये जो स्वर का मतलब संयुक्त स्वर कौन सा है, और ये जो ए है वो संयुक्त स्वर में आ जाएगा ना जी। अब भी आप लोग को संयुक्त स्वर के चार जो वर्ण है उसको बताया था ना कि सबसे पहला ए आएगा, दूसरा ए आएगा, तीसरा ओ आएगा और चौथा जो रहेगा वो आप लोग का अ हो जाएगा। ये चारों के चारों आप लोगों को क्या कहलाएगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा, आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त स्वर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है। ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी प्रधान स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, दो स्वरों का संयुक्त रूप को कहते हैं, तो दो स्वर के जो संयुक्त रूप है ना वो आप लोगों का संयुक्त स्वर कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आपके लिए तो ये ईजी हो जाएगा, सारा चीज़ मैंने बताया था आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो संयुक्त स्वर है बोला है तो संयुक्त स्वर ए भी होता है, ए भी होता है, ओ भी होता है और लास्ट में जो अ जो होता है ना ये भी आप लोग का संयुक्त स्वर होता है। तो संयुक्त स्वर चार प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। आ ई उ ए ओ अ में समानता का आधार यह है कि ये सभी ऑप्शन ए लुप्त स्वर है, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर है, ऑप्शन सी ह्रास्व स्वर है या ऑप्शन डी अनुस्वार है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो आ ई उ ए ओ अ समानता के आधार पर ना ये सभी जो वर्ण है ना वो सारे के सारे दीर्घ स्वर है, आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था कि ये जो बड़ा बड़ा जो जितना भी लग रहा है ना, मतलब बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा ओ, बड़ा अ, ये सारे के सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। और दीर्घ मतलब क्या होता है जी, दीर्घ मतलब बड़का होता है, बड़ा होता है ना। तो बड़ा मतलब ये स्वर का बड़ा ले लीजिएगा ना जी, इजी तो है ऐसे समझोगे तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी त्री या ऑप्शन डी ओ। अब भी जस्ट आप लोगों को सारा चीज़ बताया हूँ, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी त्री जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है बोला है, तो दीर्घ स्वर जो है वो त्री जो ऋषि का जो है ना वो नहीं होगा ना जी। उसके अलावा आप लोग को बड़ा आ, बड़ा ए, बड़ा ऊ बताया था ना, और एक उसमें शामिल नहीं था, आप लोगों को थ्योरी में बताया था, ए को भी आप लोग ले लीजिएगा बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऋषि जो है ना वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी त्री या ऑप्शन डी ओ। ये तो सेम प्रश्न है, जस्ट हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 25 किया उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बताया था ना, ऋषि का। तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है बोला, तो दीर्घ स्वर जो होगा वो ऋषि का जो है ना वो नहीं है। बाकी आ ए ऊ जो रहेगा ना वो सारे के सारे दीर्घ स्वर होंगे बोल करके आप लोग को बताया था ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। ए ओ औ कौन सा स्वर है? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी ह्रास स्वर या ऑप्शन डी लुप्त स्वर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है संयुक्त स्वर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ए ओ औ जो है वो आप लोग का संयुक्त स्वर होगा ना जी। कई बार मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया है, याद रखने के लिए भी बोला था। चाहो तो रटो, चाहे तो समझो, चाहे तो याद करो। मैं आप लोगों को बोला था ना ये चारों के चारों जो वर्ण है ना वो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। मात्रा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, ऑप्शन बी विराम चिन्हों को, ऑप्शन सी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को करेक्ट हो जाएगा। मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा जो है कहते हैं ना वो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है, जो टाइम लगता है ना, हम जब किसी वाक्य को किसी वर्ण को बोलते हैं ना तो उसमें जो लगने वाला टाइम है उसे मात्रा कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। एटलीस्ट गेस तो कीजिए प्रश्न को दोबारा पढ़ करके। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के भेद होते हैं। मतलब कितने भेद होते हैं ना, तो वो 2 प्रकार के भेद होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना 2 वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्य कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मात्रा के आधार पर मुख्यतः 2 भेद होते हैं। आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना। तो कौन कौन सा 2 भेद होते हैं? तो सबसे पहला आप लोगों को बताया था ना कि ह्रास्व जो स्वर है वो पहला होता है, और उसके अलावा दूसरा जो होगा वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या? तो दीर्घ स्वर दूसरा हो जाएगा और ह्रास्व स्वर पहला हो जाएगा। आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तब तक आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग अच्छा तैयारी कर पाओ अपने CGTET एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और एक ही बार में आप लोग क्लियर कर लो, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप कंटिन्यू ना क्लास लेते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट में मैं आप लोगों को ना व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊँगा विस्तारपूर्वक इसी प्रकार से।